मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्रिहेंशन पर बातें कर रहे थे और अभी आप जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप अपने मन में एक सीन लेकर के आइए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। मेरे पिछले एपिसोड को याद कीजिए। पेपर आपको दिया जा चुका है। पेपर खोल करके उसे सॉल्व करने की आपको अनुमति आपके इन्विजिलेटर ने दे दी है और आपने पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया है। चलिए, पहला प्रश्न आपका कोई भी आया, आपने उसे देखा, सॉल्व किया, या यूं कह लीजिए कि आपका जो पहला ही प्रश्न आया वो कंप्रिहेंशन का आ गया। अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि परीक्षा हॉल में बैठकर अब आप कंप्रिहेंशन के साथ क्या व्यवहार करेंगे, कैसे उसे सॉल्व करेंगे। याद कीजिए कि मैंने पिछले एपिसोड में आप सबसे कहा था, अपने पिछले लेक्चर में, कि यह बेसिकली एक जबरदस्त किस्म का मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, साइकोलॉजिकल आपका टेस्ट है। इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर, यानी कि मनोवैज्ञानिक स्थिति पर, मन की स्थिति पर आपको बहुत स्थिर रहना होगा, प्लीज। और ये केवल इसी पेपर के लिए नहीं है, केवल कंप्रिहेंशन के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे पेपर्स के लिए है, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों या आपका इंटरव्यू बोर्ड ही क्यों न हो। आपको अपने आंतरिक संतुलन को हर हालत में बनाए ही रखना होगा। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बनाए ही रखना होगा। आपने पहला कंप्रिहेंशन देखा। अब मैं शुरू करता हूं विधिवत तरीके से। तो क्या आपको सीधे कंप्रिहेंशन पढ़ना शुरू कर देना चाहिए या कि और कुछ दूसरे से शुरुआत करनी चाहिए? यहां मैं अपने प्रयोग के आधार पर, जी हां, मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने प्रयोग के आधार पर आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको शुरुआत कंप्रिहेंशन पढ़ने से नहीं करनी चाहिए। तो फिर कहां से शुरू करनी चाहिए? आपको सबसे पहले उसके विकल्पों को पढ़ना चाहिए। आप देखिए कि इसमें क्या पूछा गया है। हमने इससे पहले इसके शब्दों के बारे में बातें की हैं। उपनिगमन, उपलक्षित, अनुगत, ये सारे शब्द आपको मालूम है और इनके अर्थ भी आपको खूब अच्छे तरीके से मालूम है, अगर आपने मेरे ऑडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुना होगा तो। राइट, यही तो वो काम आएगा, क्योंकि अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अरे ये अनुगत का क्या होता है, अरे ये उपनिगमन का क्या होता है। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो आपके अंदर रच बस गए हैं। ये आप एग्जामिनेशन हॉल में महसूस करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए कि इसमें पूछा क्या गया है। तो ठीक है, आपसे पूछा गया है उपनिगमन, जो भी पूछा गया है, राइट। और इसके बाद फिर आप विकल्पों को भी पढ़िए, विकल्पों को भी, कि विकल्प में क्या क्या दिए गए हैं, राइट। चारों विकल्पों को पढ़िए और इत्मीनान से पढ़िए, लेकिन इतने इत्मीनान से भी नहीं कि बहुत ही इत्मीनान हो जाए। या इत्मीनान कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वे आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन स्टोर होने चाहिए। आपको याद नहीं करना है, आपको रटना भी नहीं है, आपको बार बार दोहराना भी नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बार में ही इस तरीके से ये बातें आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएंगी कि आपका काम चल जाए, राइट। अब देखिए कि अगर आप पहले से ही प्रश्न और उनके विकल्पों को पढ़ लेते हैं तो आपके साथ क्या होगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अलग से भी आप बाकायदे इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दो तरह की प्रैक्टिस होंगी। पहले आप परिच्छेद को पढ़ें और इसके बाद फिर प्रश्न और विकल्प पर आएं। दूसरा तरीका वह जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि पहले आप प्रश्न और उसके विकल्पों को पढ़ लें कि इसमें पूछा क्या गया है, और फिर आप परिच्छेद को पढ़ें। मैंने इस तरीके को, यानी कि पहले प्रश्न और उसके विकल्पों को पढ़ें, इसे बहुत अधिक लाभदायक पाया है। क्योंकि इससे होता यह है कि हमारा दिमाग तैयार हो जाता है कि अब मैं जो ढूंढने जा रहा हूं, देखिए जो आप परिच्छेद पढ़ रहे हैं वो करने क्या जा रहे हैं, वहां ढूंढने जा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि मैं ढूंढने क्या जा रहा हूं। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आप पहले उसका जायजा लेते हैं और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि मुझे इसमें से ढूंढना क्या था। सोच करके देखिए कि अगर आपको पहले से ही मालूम होता कि इसमें ढूंढना क्या था और अब आप ढूंढ रहे हैं, तो दोनों में से कौन सी बात आपको आसान लगती है, कौन सी बात ज्यादा सटीक लगती है। आप प्रयोग करके देख लें। अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो आप ऐसा करें, और अगर ठीक नहीं लगती है तो आपको जो ठीक लगता हो वो करें। मतलब आप ऐसा मत समझे कि कोई मेरा इस मामले में आग्रह ही है, नॉट एट ऑल। मैं तो आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। यह केवल मेरी अपनी ही बात नहीं है, बल्कि दूसरे बहुत से विद्यार्थियों की भी बात है जिन्होंने कंप्रिहेंशन में कमाल करके दिखाया है। अब आप ध्यान से परिच्छेद को पढ़ें और आपके दिमाग में यह बात दर्ज हो गई है कि आपको इसमें से क्या ढूंढना है। अब आप पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, इत्मीनान के साथ पढ़ें, हड़बड़ी के साथ मत पढ़ें, और ये मान करके पढ़ें कि मुझे इसे बस एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, बस एक बार पढ़ना है और बात खत्म हो गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पहले बार में ही सही उत्तर ढूंढ लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन एक दूसरी बात भी है, ये इतना सरल नहीं है। इतना सरल होता तो फिर बात ही क्या थी। हर कोई सीसेट क्वालिफाई कर लेता, लेकिन हमें
इसके उन अंशों को भी देखना चाहिए, उन पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। राइट दोस्तों, जब आप परिच्छेद पढ़ेंगे तो कुछ परिच्छेद आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसके कुछ अंश आपको बहुत कठिन लगेंगे। अगर मैं अंश कह रहा हूं तो अंश के रूप में पूरा वाक्य हो सकता है या कोई शब्द भी हो सकता है। ये थोड़े से दुर्भाग्य की बात है कि ओरिजिनल जो पैसेज तैयार किया जाता है वो इंग्लिश में किया जाता है और उसका अनुवाद हिंदी में होता है। जो अनुदित शब्द हैं कुछ कुछ बड़े विचित्र से आ जाते हैं, थोड़े कठिन से आ जाते हैं, लेकिन इसके विरोध में मैंने बहुत से लेख लिखे। अब मुझे थोड़ा सा महसूस होने लगा है कि भाषा को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, कि शायद कुछ परिच्छेद अब सीधे सीधे हिंदी के भी ले लिए जाते हैं। उनकी भाषा को पढ़ने के बाद, उनके शब्दों को देखने के बाद ऐसा लगता है। चलिए, कुछ शब्द कठिन लगे, कुछ वाक्य कठिन लगे, सेंटेंस कठिन लगे, वहां आप हल्के से निशान लगा दीजिए। उस समय समझने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है कि आपको समझने की जरूरत ही न पड़े, परिच्छेद पूरा होते होते तक आपको अपना उत्तर ही मिल जाए, तो क्यों बेवजह वहां समय खराब करना। लेकिन निशान जरूर लगा दें, सतर्कता के बतौर, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरा परिच्छेद पढ़ जाएं और आपको अपना उत्तर न मिले। अब आप पूरा परिच्छेद पढ़ गए हैं। दोस्तों, जब आप पूरा परिच्छेद पढ़ जाएं तो एक सतर्कता बरतें। हो सकता है कि उत्तर आपके दिमाग में कौंध जाए, क्योंकि आप पहले तो विकल्पों को पढ़ चुके हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं ये विकल्प है, यहां थोड़ा सा रुके, प्लीज हड़बड़ी मत कीजिए। अब आप एक बार फिर से विकल्पों को पढ़िए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब आप एक बार फिर से विकल्पों को पढ़िए और देखिए कि आपके दिमाग में जो उत्तर कौंधा था, क्या वही एकमात्र सही उत्तर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो आपने सोच लिया है उसे छोड़ करके जो दूसरा उसके अतिरिक्त विकल्प है वह इससे ज्यादा सटीक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो एक शब्द का प्रयोग पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार किया गया है, कई प्रश्नों के साथ किया गया है, और वह शब्द है सर्वोत्तम। इसका मतलब यह हुआ कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें जो शेष 3 विकल्प हैं, एक तो सर्वोत्तम होगा, शेष जो 3 विकल्प हैं, या कह लीजिए कि 2 ही विकल्प हैं, एक उत्तम भी नहीं है, तो शेष जो 2 या 3 विकल्प हैं वे भी उत्तम हैं। उत्तम है का मतलब है सही है। इनमें सबसे ज्यादा सही कौन सा है, इसीलिए सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है और इसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने कहा कि हड़बड़ी न करें कि परिच्छेद जैसे ही पूरा हुआ आपने निशान लगा दिया। नॉट एट ऑल, थोड़ा सा वेट करें, सभी विकल्पों को फिर से ध्यान से पढ़ें और उसके बाद फिर निशान लगाएं। और यदि अभी भी आप में द्वंद्व की स्थिति है, आप ठीक तरीके से नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर परिच्छेद को एक बार फिर से पढ़ें। इसके लिए समय दें। आप अपने दिमाग पर 1.5 मिनट का दबाव मत रखिए, इसे आप ज्यादा समय दे दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको इसके 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मुझे 67 मार्क्स किसी भी हालत में स्कोर करने ही हैं, माइनस मार्किंग के बावजूद। आपकी यह रणनीति होनी चाहिए, है ना। तो उसी हिसाब से आप इसे समय दें। और आपको मालूम है कि कुछ पैसेजेस तो ऐसे होते हैं कि पैसेज एक होता है और उसमें आपको 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं। तो यदि आप द्वंद्व में हैं तो फिर से पैसेज को पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। अब हम आते हैं इस बात पर कि कुछ शब्द समझ में नहीं आए थे, कुछ वाक्य समझ में नहीं आए थे, वे कठिन किस्म के थे, इसीलिए पूरे परिच्छेद को पढ़ने के बाद भी आप उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, अब आपको थोड़ी सी इसके साथ धींगा मस्ती करनी होगी, मेहनत करनी होगी। उन शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए, उस वाक्य के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। और मेरी एक सलाह है, यदि आपके लिए संभव हो सके, मदद मिल सके, तो उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है आप उसे देख लें। मुझे लगता है कि अगर आप अंग्रेजी देखेंगे, अंग्रेजी वाला भाग, अनुवाद नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि अगर आप उसके अंग्रेजी वाले हिस्से को देखेंगे तो हो सकता है कि बात बन जाए। आप ऐसा करें और फिर करते चले। मैं यहाँ आपको फिर से बताना चाहूंगा, एक साथ सारे कंप्रेहेंशन को सॉल्व करने की नीति लेकर न चलें। जो जो प्रश्न आपके सामने क्रमशः आते चले जाते हैं, आप उन्हें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों, आज इसके बारे में बस इतना ही। आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।